बच्चा उनसे पूछ रहा है, मोदी जी मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा तो पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे दूं? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दिल्ली इलेक्शन हो रहा है। दिल्ली असेंबली में ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी 70 सीटें हासिल करने की बात कर रही है, 67 पर वो पहले से हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तो कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही, लेकिन बीजेपी की ख़ास तौर पे अमित शाह जी बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोटे बड़े नेताओं ने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है जो शायद ही अब से पहले 70 साल जो हमारी डेमोक्रेसी के गुजरे हैं उसमें कभी किसी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। हमें ये यकीन है, शायद नहीं बल्कि यकीन है, गोली मारो और क्या क्या इस किस्म की बातें हो रही हैं। मैं आज ख़ास तौर पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ माइनॉरिटी कमीशन, जो दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन है, उसके चेयरमैन जनाब डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब। आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। अभी आपने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है जिसमें कुछ लीडर्स की जो कैंपेन में ज़बान इस्तेमाल की गई है उसके बारे में एतराज़ किया है आपने। वो असल मसला क्या है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा कि पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि बीजेपी के लीडर ऊपर से, यानी अमित शाह से लेकर के नीचे जो इलेक्शन में कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग, ये लोग इंतहाई गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं कि शाहीन बाग में जो लोग जमा हैं वो हिंदुओं के घरों में जा कर के अटैक करेंगे, उनके घर में लोगों को कत्ल करेंगे, औरतों की इस्मतदरी करेंगे, या ये कहना कि ये इंतखाब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है। इस तरह की बातें जो है ना बहुत ही तकलीफ़देह हैं। और इसी में एक मरकज़ी वज़ीर ने आकर के ये नारा लगाया है कि गोली मारो सालों को। तो ये जो चीज़ जब अगर ऊपर से आती है तो फिर उसका असर नीचे होता ही होता है। जी बेशक। और जो चीज़ ज़बान से कही जाती है फिर वो हाथ से कही जाती है और डंडों से और फिर बंदूक से भी कही जाती है। जो नीचे लोग हैं वो कुछ समझते हैं कि हमको लाइसेंस मिल गया। इस सिलसिले में एक काम तो ये होता है कि हम खुद ही इसमें कार्रवाई करते और हम खुद ही FIR दर्ज करते, लेकिन हमने इस पर गौर किया कि यहाँ पर जो कानूनी जो इदारा इस काम के लिए बना हुआ है वो इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा दिल्ली में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहलाता है। तो हमने मुनासिब समझा कि हम उनको इस बात से बाखबर करें। यकीनन वो भी जानते होंगे, लेकिन एक सरकारी तरीके से ख़त जाने की बात दूसरी होती है। तो हमने वो बहुत से बयानात जो थे, जो कहीं ट्विटर पे आए हुए हैं, कहीं फेसबुक पे आए हुए हैं, कहीं वेबसाइट में हैं, कहीं वीडियोज़ हैं, अखबारात में छपे हुए, वो जमा करके उनको भेजा। और उसी के साथ उन्होंने, परवेश वर्मा ने बहुत कुछ 5-6-7 महीना पहले एक बार कहा था कि दिल्ली की जो मस्जिदें हैं वो गैर कानूनी है और हुकूमत की ज़मीनों बनी हुई हैं, ये बात उन्होंने कही थी। उसी वक्त हमने एक कमेटी बनाई, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसने कि बहुत ही मुफस्सल तरीके से एक मोटी जो है रिपोर्ट जो है पूरे हर जगह जो उन्होंने निशानदेही की थी वहाँ जा कर के उसकी रिपोर्ट फिर हमको मुफस्सल तरीके से दी और वो रिपोर्ट हमने शाया कर दी। और उसी वक्त हमने LG वगैरह को सबको भेज दिया था। हमने दोबारा इलेक्शन कमीशन, इसलिए कि उन्होंने ये बात फिर उठाई और ये कहा कि बीजेपी जीतेगी तो ये मस्जिदें हम तोड़ देंगे। तो हमने फिर दोबारा जो है अपने उस ख़त के साथ वो उस कॉपी की रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल झूठ है और हमारी एक कमेटी जो है इस बात को का झूठ साबित कर चुकी है और हम ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये वजह थी जिसके लिए हमने हमको लिखना पड़ा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे लिखने के एक दिन के बाद ही उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन लिया। पूरी तरह से तो खैर हम उससे मुतमईन नहीं हैं, लेकिन कम से कम इतना तो है कि जो उनके जो बड़े जो कैंपेनर हैं उनके ऊपर कुछ बंदिश लगा दी गई है और उनको स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से निकाल दिया गया है। और यही उसी के अलावा अगर वो किसी के कैंपेन में जाएंगे तो उस उम्मीदवार के ख़र्चे में उनको शामिल कर दिया जाएगा। ये भी उन पर एक तरह से बंदिश होती है। तो कुछ ना कुछ बंदिश तो लगी है, लेकिन ये कि ये पब्लिक डोमेन में भी अच्छी तरह से आ गया है कि सोसाइटी के बहुत से लोग इस जो मुहिम ये चला रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हैं और समझते हैं कि ये
माहौल को ख़राब करने की एक साजिश है। बल्कि मैंने तो ये भी ख़त में लिखा है कि इससे यहाँ पे फसाद भी हो सकता है और यकीनन हो सकता है, इसलिए कि जब ऊपर से इशारा मिलता है तो उस इशारे के बाद नीचे के लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उसमें फसाद करना, दिल्ली में फसाद करना कोई बड़ा मसला नहीं है। और इससे पहले 20-30 साल पहले तो खूब फसाद हुए हैं और आज भी बाज़ इलाके जैसे सिलमपुर वगैरह जो है उसमें होता ही रहता है, तो साल में 1-2 बार कोशिश हो ही जाता है। इसलिए इसका भी ख़दशा है कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने से मामलात और ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल असल बात तो यह है कि दोनों जो हमारी जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू और मुसलमान, उनमें ताल्लुकात अच्छे हों, उनमें भाईचारा हो, उनमें यकजहती हो। इलेक्शन तो होते रहते हैं, जिसने अच्छा काम किया होगा वो उसका इलेक्शन होगा, जिसका मैनिफेस्टो ज़्यादा उम्दा होगा या जिसका कैंडिडेट ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात कह पाएगा या जिस पर उनको लोगों को एतमाद होगा उसको वोट देंगे। तो इस सिलसिले में ऐसी ज़बान को इस्तेमाल करके एक मसनूई तरीके से लोगों को एक ख़ास राय बनाने पर मजबूर करना इंतहाई गलत बात है। और इसमें इलेक्शन कमीशन का ये दौर है। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ये हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद जो कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से उनको जो इख्तियारात दिए हुए, उसमें इतना भी है कि ऐसे जो कैंडिडेट अगर है, कोई उम्मीदवार है, तो उसकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर सकते हो। जी। अच्छा, ये जो शाहीन बाग है उससे एक नया मैसेज गया है, बिल्कुल जो बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश में थी, हिंदू मुसलमान इख्तलाफ, वहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग पहुँच रहे हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त कुछ नीचे के लोगों पर कार्रवाई हो गई, लेकिन अमित शाह जी आप भी उसी तरह से बोलते फिर रहे हैं, उसी तरह से उन पर कोई इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो होम मिनिस्टर हैं, वो सही है, लेकिन वो पार्टी के कैंपेनर हैं, उसमें क्या कुछ रोक लग सकती है जो नहीं लगाई? लगनी तो चाहिए, लेकिन अमित शाह जो कि एक ऐसे मनसब पर बैठे हुए हैं जो कि काफ़ी बड़ा होम मिनिस्टर, बहरहाल बहुत ही बड़ा वज़ीर आज़म के बाद उसी का दर्जा होता है, इसलिए उसके खिलाफ किसी की करने की हिम्मत नहीं है। जहाँ तक कि हमारी जो अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी ये मसला गया हुआ, उन्होंने उसको लटका दिया, कम से कम स्टे तो दे ही देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो लोग डर रहे हैं, और इसलिए भी डर रहे हैं कि दोनों अमित शाह और मोदी जो है, इनका जो माजी है इस किस्म का है कि वो लोगों से इंतकाम लेते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको जेल भेजते हैं। बल्कि अपने ही साथी, जैसे कि एक उनका जो एक वज़ीर था वहाँ पर, उसका कत्ल भी करा दिया, एक जज को लोया का कत्ल करा दिया। तो ये सब मामलात ऐसे हैं जिस पर बाकायदा प्रोब होनी चाहिए, बहुत ही ऐसी प्रोब होनी चाहिए जिस पर लोगों को यकीन हो, और ज़रूरत हो तो बाहर से भी ला करके एक्सपर्ट्स जो है यूनाइटेड नेशन से कहीं से वो इसके बारे में प्रोब करें और बताएं क्या हकीकत है, इसलिए कि हमको इनकी जो है जो तरीक़ेकार है इस पर एतमाद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि यूनाइटेड नेशन से, यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर आएँ। यहाँ अभी सूरत तो यह है कि CAA के मामले पर इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की बहुत किरकिरी हो रही है। अभी EU में रेजोल्यूशन पे बात होनी है, जिसको अभी डिले कर दिया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से भी ऐसी आवाज़ आई, OIC से भी इस तरह की आवाज़ आई, और बहुत से मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसी हालत में सरकार पर भरोसा, और जैसा कि आपने कहा जो जुडिशरी है उस पर भरोसा कम होता जा रहा है। आखिर ये जो इसमें डैमेज कंट्रोल कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? चूँकि डेमोक्रेसी में जुडिशरी पर और कानून साज पर, इस पर भरोसा बहुत ज़रूरी है। ऐसी हालत बन रही है, इसमें क्या आपको क्या लगता है कि नहीं होना? तो देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए हमने बहुत से इदारे बनाए हैं, इदारे मौजूद हैं। और जो इदारे आज़ादी के बाद से बनाए गए थे, मैं ये
कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने कोई और न काम किया होता तो सिर्फ यही काफ़ी था कि उन्होंने इदारे बनाए, जी जी जी, पावरफुल जुडिशरी बनाई, पावरफुल जो है आपके लेजिस्लेचर बनाए यानी पार्लियामेंट और असेंबलीज बनाई, और पावरफुल ब्यूरोक्रेसी बनाई, सब अलग अलग अलग, और मीडिया एक दूसरे को उसको भी, यहाँ तक कि उनका अपना अखबार जो था नेशनल हेराल्ड वो उनके खिलाफ लिखता था वो, जी जी जी, बड़ी और जो उनके जो एडिटर थे चलपति राव उनके खिलाफ लिखते थे उनके, और तब भी वो बर्दाश्त करते थे। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी तरह से इदारे बनते हैं। तो वो इदारे जो बने थे वो आकर के संघ परिवार के लोग उनको तोड़ रहे हैं, बहुत ही मुस्तैदी के साथ जो है उसको तोड़ रहे हैं, जो कि मुल्क के लिए बहुत ही ख़राब है। अगर आपके पास इदारे नहीं रहेंगे तो चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होगा? अगर पार्लियामेंट आगे बढ़ गई तो सुप्रीम कोर्ट उसको करेगी, सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ गई तो पार्लियामेंट उसको करता है, और वो नहीं करी तो फिर कम से कम मीडिया ऐसा है जो कि उनकी गलतियों को दिखाएगा, उनको आईना दिखाएगा। इन सबको उन्होंने कमज़ोर कर दिया, और बिलखुसूस मीडिया को कमज़ोर कर दिया है, गोदी मीडिया बना दिया है, और पैसे से धौंस से उनको डरा करके उनको मजबूर किया है कि वो एक लाइन पे आएँ। और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि शायद 5-10% से आगे ऐसे नहीं है जो कि अपने दिल की बात कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शाहीन बाग और शाहीन बाग की तरह से जो हज़ारों जगह इस वक्त आज हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उससे लोगों का दिल से डर निकल गया है, डर निकल गया। ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही अहम बात है। और लोग बोलने लगे हैं, लोग कार्टून बनाने लगे हैं। अब मुझे एक बड़ा अच्छा कार्टून लगा कि ये हर बात पे पाकिस्तान के इल्ज़ाम देते हैं। तो मोदी जी अभी उन्होंने कोई बच्चों से गुफ्तगू की इलेक्शन उसमें इम्तिहान के बारे में, तो एक बच्चा जो है, और एक बहुत अच्छे पर्चे में छाया हुआ है, बच्चा उनसे पूछ रहा है, मोदी जी मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा तो पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे दूं? जी जी जी, तो अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे इस तरह से सोचने लगे, बच्चा सोचने लगा है, तो लोगों के दिल से क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे गिरी कि बच्चा ऐसे सोचने लगा। लोगों के दिल से अब खौफ निकल गया है। ये बहुत ही बड़ा है। ये वापस जाएं न जाएं, लेकिन इनका जो सोच है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो अब पीछे जाएगी, इसलिए कि लोग जग गए हैं। अच्छा, एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, कुछ लोगों का कहना है कि इन 70 सालों में ये पहली बार है, तकरीबन 1947 से पहले जिस तरह से सबने मिलकर के मुल्क को आज़ाद कराया था, इस वक्त तकरीबन सभी लोग मिलकर के इनके NRC, CAA, और इसकी वजह से ये बाकायदा इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। एक तो उसमें पहलू ये है कि बहुत से ऐसे इन्होंने इक़दाम किए थे जिसकी वजह से लोग घुटन महसूस कर रहे थे, और अब एक तरह से उबल पड़े हैं और सब सड़क पर आ गए हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अभी ये मुजाहरे हो रहे हैं, ये इसके कई पहलू हैं। जी जी। एक पहलू तो यह है कि जो इन्होंने खौफ लोगों पर मुसल्लत कर दिया था, उस खौफ से लोग आज़ाद हो गए हैं। मीडिया भी आज़ाद होने लगा है, हालांकि सब तो नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ी हद तक आज़ाद होने लगा है, और लोग बोलने लगे हैं, कार्टून छपने लगे हैं। इसलिए कार्टून बहुत ही अहम चीज़ है। हर मुल्क में जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कार्टून होता है। कार्टूनिस्ट वो बात कर देता है जो आप लिख नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब जो है अब बड़ी हद तक जो है अब आने लगे हैं। उसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात वो ये है कि इन्होंने अपने प्रोपेगेंडे और अपने हथकंडे के ज़रिए मुसलमानों को सियासी हाशिए पर डाल दिया था। आज मुसलमान, खुसूसन औरतों के बदौलत, औरतों को मैं सलाम करता हूँ, अपनी जो है माएँ, बहनें, दादियों को सलाम करता हूँ कि उनकी बदौलत आज मुसलमान दोबारा पूरी तरह से सियासी अमल में शरीक हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं। अब उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। अब वो कोई नहीं कहेगा तुम स्टेज पे मत बोलो, अब ये कोई नहीं कहेगा तुम नहीं बोलो, हम बोलेंगे। पहले यही होता था कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, हम तो है ना। कांग्रेस बोलेगी, लेफ्टिस्ट बोलेंगे, CPIM बोलेगा, कौन कौन बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। जीरो हो गई जी, तो हम बोलेंगे, हम खड़े होंगे, हम बोलेंगे। ये इसका एक बहुत बड़ा जो है एक नतीजा निकला है। हम यहाँ के शहरी हैं, उतने ही शहरी जितना कोई और है। हमको अपनी बात करने का उतना ही हक है जितना किसी और को है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ है कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के बारे में कुछ मालूमात हो रही। लोग जानते नहीं थे, कागज़ है वो बना हुआ रखा हुआ था एक किताब, लेकिन आज लोग जो है उसके मुकदमे को, उसके प्रियम्बल को पूरे मुल्क में पढ़ रहे हैं। वो खुलासा उसका है, खुलासा है कि अब आज़ाद मुल्क के आप शहरी हैं, आप जो है आपके ये हुकूक हैं। बहुत छोटा सा है लेकिन पूरा खुलासा है वो पूरा। तो आज हर जगह उसको पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, और लोग उसको दिखा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग अपने हुकूक के बारे में
वाकिफ हो रहे हैं वाकिफ हो रहे हैं, कि बेदारी हमारा ये पैदा भी हो है। रही है। जी, हम एक आज़ाद अच्छा, इस वक्त में चूंकि दिल्ली में इलेक्शन है और इस तरह के भड़काऊ किस्म की बयान आए हैं, और जाहिर है चाहे उन लीडरों को खामोश कर दिया गया हो किसी वजह से, यानी एतराज़ करने के बाद, लेकिन सोशल मीडिया पे बहरहाल वो सब चीज़ें घूमती रहती हैं। आम लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इस वक्त में, जबकि फ़िज़ा बहुत ही एक तरह से पोल्यूटेड है, पॉलिटिकल लोगों ने इस तरह से कर दी है, ऐसे वक्त में लोगों को क्या आप मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि आप माइनॉरिटी कमीशन में सारी माइनॉरिटीज़ को, न सिर्फ मुसलमानों को, सबको रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, इस मामले में सारे माइनॉरिटीज़ एक हैं जी सिख भी इस मुहिम में शामिल हैं, जी बुद्धिस्ट भी शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं, तो आप किसी को नहीं कह सकते कि इसमें शामिल नहीं है। वो और आपके पास तो शामिल बहुत हैं। फीडबैक भी आता जी जी, रहता सब होगा। शामिल है इसमें, और बहुत ही खुशी के साथ शामिल हैं। अगरचे उनको इन्होंने एक अपनी चालाकी के साथ उनको उसे अलग करने की कोशिश किया, लेकिन वो शामिल, वो जानते हैं कि कल उनके ऊपर भी गाज पड़ेगी, वो जानते हैं इस बात को। इसलिए, और इसको ये भी जानते हैं कि इस मामले में जो यहाँ माहौल में जो घुटन पैदा की गई है वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे एक नया एक आइडियोलॉजी की यहाँ पर जो है जो उसको लाने की कोशिश की जा रही है, और सोशलिज्म और जो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म है उस सब को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसको जानते हैं कि ये ख़तरा है। ये हमारा मुल्क क्या बन जाएगा, एक उससे कम्युनिस्ट मुल्क बन जाएगा, जैसे चाइना है, जैसे जहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं, वहाँ पे कहते हैं खाओ पियो लेकिन बोलो मत। जी जी। तो हम वो नहीं चाहते, हम खाएंगे भी पिएंगे भी ठीक है, लेकिन बोलना भी बहुत उतना ही ज़रूरी है। और सही फिक्र जो भी है कहना किसी दूसरे आदमी को, मैं समझता हूँ किसी दूसरे आदमी को भी मैं उतनी हक देता हूँ कि मेरे खिलाफ बोले जितना कि उसको मुझे देना चाहिए। बेशक, पूरी तरह से दोनों अकोमोडेटिव होना चाहिए दोनों को कहने का, लेकिन एक हद के अंदर। लेकिन कोई कहे गोली मारो सालों को, तो ऐसे आदमी की जगह जो है जेल है, उसकी जगह पार्लियामेंट नहीं है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब। आपने अपने तरफ से जो बातें बताई, जो आपने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, और आखिर में जो लोगों को आपने मैसेज दिया, वो बहुत ही अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।